27 मार्च 1977 स्पेन के एक छोटे से आइलैंड टेनेरिफ पर लॉस रेडियोस एयरपोर्ट, जिसे आज के दिन टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहां पर दो जहाज रनवे पर खड़े थे। KLM रॉयल डच एयरलाइंस फ्लाइट 4805, एक बोइंग 747 और पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज फ्लाइट 1736, एक और बोइंग 747। दोनों प्लेन्स में टोटल 644 लोग मौजूद थे और ये दोनों जहाज एक ही रनवे पर खड़े थे। लेकिन शाम के 5:06 पर KLM फ्लाइट 4805 टेक ऑफ करने के लिए चलना शुरू करता है और एग्जैक्टली 5:06 और 57 सेकंड्स पर KLM फ्लाइट 4805 पैन अमेरिकन फ्लाइट 1736 से टकरा जाता है और ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर बन जाता है, जिसमें 583 लोगों की जानें गई। 583 लोग जो पता नहीं कहां से आए थे, कुछ ही सेकंड्स में मारे गए। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर कैसे हुआ, क्या क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से 583 लोगों की जान गई। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ये 27 मार्च 1977 का दिन था। एक आराम भरा संडे था कैनरी आइलैंड्स में। कैनरी आइलैंड्स अटलांटिक ओशन में अफ्रीका के वेस्ट साइड पर 8 आइलैंड्स हैं जो स्पेन के अंडर आते हैं। उस सुबह 2 बड़े पैसेंजर जेट्स कैनरी आइलैंड्स के ग्रैन कनेरिया आइलैंड की तरफ जा रहे थे, जो एक मशहूर हॉलीडे डेस्टिनेशन है। एक फ्लाइट थी KLM रॉयल डच एयरलाइंस की बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 4805 जो एम्स्टर्डम से आ रही थी। दूसरी तरफ थी पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 1736 जो लॉस एंजलिस से आ रही थी। दोनों प्लेन्स में टोटल 644 पैसेंजर्स थे। ज़्यादातर टूरिस्ट थे जो छुट्टियां मनाने जा रहे थे। लेकिन दोपहर के 1:15 के आसपास ग्रैन कनेरिया के एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल में एक बॉम्ब फट जाता है। इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए और अथॉरिटीज़ ने एयरपोर्ट को टेम्परेरी बंद कर दिया। इस वजह से जो भी फ्लाइट्स इस एयरपोर्ट पर आ रहे थे उन्हें लॉस रेडियोस एयरपोर्ट, जिसे आज के दिन टेनेरिफ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया। टेनेरिफ एयरपोर्ट इतने बड़े प्लेन्स या इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स को एक साथ हैंडल करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इस डिज़ास्टर को समझने से पहले हमें एयरपोर्ट के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। एयरपोर्ट के बाहर के हिस्से को अगर देखा जाए तो वहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, रनवे और टैक्सी वे। रनवे वो होता है जहाँ पर प्लेन्स लैंड करते हैं और जहाँ से प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, और रनवे के साइड्स पर छोटे छोटे रास्ते होते हैं जहाँ से प्लेन लैंड करने के बाद चलकर साइड पे जाकर पार्क होता है। उन छोटे छोटे रास्तों को टैक्सी वे कहा जाता है। टेनेरिफ एयरपोर्ट पर सिर्फ एक रनवे था और उसके पैरेलल में कुछ टैक्सी वेज थी। जब ट्रैफिक बढ़ने लगा तो पूरा एयरपोर्ट जैम हो गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाज आ चुके थे। टैक्सी वेज पर एयरक्राफ्ट खड़े होने लगे और जगह ख़त्म हो गई, इसलिए कुछ प्लेन्स को रनवे पर ही टैक्सी करना पड़ा। उन्होंने रनवे को एज अ टैक्सी वे यूज़ किया साइड पर खड़ा होने के लिए। जब ग्रैन कनेरिया के एयरपोर्ट से बॉम्ब थ्रेट फाइनली क्लियर हो गया तो वहाँ दोबारा फ्लाइट्स अलाउ कर दी गई और टेनेरिफ एयरपोर्ट में फंसी हुई सारी डाइवर्टेड फ्लाइट्स को अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करने की तैयारी करनी थी। KLM फ्लाइट पैन एम से पहले रेडी थी। जब दोपहर शाम में बदल गई तो मौसम अचानक बदलना शुरू हो गया। टेनेरिफ का लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में है, सी लेवल से तकरीबन 633 मीटर ऊपर, जो कि होता है 2077 फीट। इस ऊंचाई पर फॉग बहुत तेज़ी से बनती है। कुछ ही मिनट्स में विजिबिलिटी पूरी तरह से गिर गई। पहले आसमान साफ था, फिर सिर्फ कुछ ही 100 मीटर्स तक दिखाई देने लगा और फिर उससे भी कम। कंट्रोल टावर को रनवे दिखना बंद हो गया था। पायलट्स को सिर्फ अपने आगे छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि लॉस रेडियोस एयरपोर्ट के पास ग्राउंड रेडार नहीं था। मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को पता नहीं चल रहा था कि रनवे पर जो प्लेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पर हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये कम्बिनेशन बहुत डेंजरस था। कम विजिबिलिटी, हैवी ट्रैफिक और रेडार का ना होना, ये बहुत खतरनाक था और ये खतरनाक साबित हुआ। शाम के लगभग 5 बजे दोनों प्लेन्स ने टेक ऑफ की तैयारी शुरू की। KLM 747 पूरी रनवे की लेंथ तक टैक्सी करके गया। वहां से घूमकर रनवे के एंड पर पोजीशन ले ली टेक ऑफ करने के लिए। पैन अमेरिकन 747 उसके पीछे रनवे पर ही था और कंट्रोल टावर ने उन्हें कहा था कि वो तीसरी टैक्सी वे से टर्न करके रनवे क्लियर कर दें। लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पैन अमेरिकन की फ्लाइट को तीसरा टैक्सी वे दिखाई ही नहीं दिया। उन्हें पता तक नहीं चला कि तीसरा टैक्सी वे है कहाँ पर।
लेकिन जब उन्होंने देखा तो बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि उन्होंने मिस कर दिया था तीसरे टैक्सीवे को। टर्न बहुत शार्प था और क्लियरली मार्क्ड भी नहीं था, तो वो कहीं दूसरे प्लेन से टकरा सकते थे, इसलिए वो और आगे जाने लगे ताकि कोई और टैक्सीवे आए तो वो वहाँ से साइड ले लें। इसी दौरान KLM क्रू जो रनवे के दूसरे एंड पर था, ये समझ बैठा था कि रनवे अब क्लियर हो चुका है। शाम के 5:06 पर घने फॉग के बीच KLM 747 ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। अचानक से धुंध के बीच में पैन अमेरिकन क्रू ने सामने से तेज रोशनियां अपनी तरफ आते हुए देखी। ये था KLM रॉयल डच एयरलाइंस फ्लाइट 4805, जो सीधा पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज फ्लाइट 1736 से टकराने वाला था। उसी वक्त KLM क्रू ने भी पैन अमेरिकन को देख लिया। कैप्टन ने कंट्रोल कॉलम को जोर से पीछे खींचा ताकि प्लेन को उड़ाया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए हवा में गया, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा सका। KLM 747 का नीचे का हिस्सा पैन अमेरिकन के ऊपर वाले फ्यूजलाज से टकरा गया और पैन अमेरिकन प्लेन का ऊपर का डेक पूरी तरह से फट चुका था। KLM के इंजन्स और लैंडिंग गियर ने पैन अमेरिकन की बॉडी को पूरी तरह से चीर फाड़ के रख दिया था, जिसकी वजह से डेब्रीज हर तरफ बिखर गए और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। KLM का प्लेन कुछ सेकंड्स तक हवा में रहा, लेकिन फिर रनवे पर गिर गया और फट गया। KLM 747 पूरी तरह आग में जल गया और उसमें मौजूद सारे 248 लोग फौरन मारे गए। पैन अमेरिकन की फ्लाइट में 396 पैसेंजर्स और क्रू थे, जिनमें से सिर्फ 61 लोग बच पाए। ये सब लोग प्लेन के आगे वाले सेक्शन में बैठे थे। उन्होंने फ्यूजलाज में बने सुराखों से बाहर निकलकर विंग्स के जरिए जंप करके अपनी जान बचाई। एयरपोर्ट के लोगों को पहले यह भी नहीं लगा कि दो प्लेन्स एक दूसरे से टकरा गए हैं, उन्हें लगा कि एक प्लेन क्रैश हो गया है। इमरजेंसी टीम्स को साइट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी। बहुत कम से मेरा मतलब है बहुत कम थी। जब तक आग को बुझाया गया तब तक 583 लोग अपनी जान खो चुके थे, मेकिंग इट द डेडलीस्ट एविएशन डिजास्टर एवर। स्पेन की सिविल एविएशन एक्सीडेंट और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने ऑफिशियल इंक्वायरी लीड की, जिसमें डच और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने भी मदद की। फाइनल रिपोर्ट ने कंक्लूड किया कि मेन कॉज क्रैश का ये था कि KLM के कैप्टन ने क्लियरेंस के बिना टेक ऑफ करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हाईलाइट किए। पहला, फॉग और बहुत कम विजिबिलिटी होना। दूसरा, ग्राउंड रडार का ना होना, जिसकी वजह से कंट्रोलर्स प्लेन्स के मूवमेंट को नहीं देख सकते थे। तीसरा, मिसकम्युनिकेशन। रेडियो पर अनक्लियर लैंग्वेज और ओवरलैपिंग ट्रांसमिशंस ने इस डिजास्टर को इनेविटेबल बना दिया था। चौथा, फटीग और स्ट्रेस दोनों क्रूज पर। इतने लंबे डिलेज के बाद क्रू और पायलट्स जो थे वो बहुत थक गए थे। पांचवा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से प्लेन्स को रनवे पर ही टैक्सी करना पड़ा। छठा, पैन अमेरिकन क्रू ने तीसरी टैक्सी वे मिस कर दी, इसलिए वो रनवे पर ही एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा देर तक रहे। इन शॉर्ट, ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं थी, ये एरर्स का चेन था। टेक्निकल लिमिट्स और इंसानी गलतियों का एक कम्बिनेशन था जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन में अलाइन हो गया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।